Can you hear me, Vikram sir? यस सर, राकेश बोल रहा हूँ. Okay. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर. ओके, वर्किंग. Can you see the screen, sir? यस यस. Okay. Everything is fine, Amitji. Continue. Vikram sir? Yes, Amit sir. हाँ, I am using a different mic today. Please tell me कि कितना बोलने पे कैसी आवाज आ रही है. अभी मैं जो बोल रहा हूँ मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है. ओके, ठीक है, क्योंकि पहले काफी तेज बोलना पड़ता था. इस बार माइक मैंने चेंज किया है. नहीं नहीं सर, ये सही है बिल्कुल. ओके वॉइस सर. बिल्कुल क्लियर है. ओके सर, थैंक यू सो मच. ओके अमित. संजू शर्मा, अच्छा ये अजय सर होंगे. अजय सर, गुड आफ्टरनून. विक्रम सर, ये प्लान अच्छा है वैसे. कौन सा वाला सर? ये अननेसेसरी चैट जो है ना, इनको ब्लॉक करने का. मैंने सर पिछली चैट में किया था, इस बार भी कि एकेडमिक हाँ. रिलेटेड आप चैट कीजिए बेटा, यू आर मोस्ट वेलकम, बट हाँ. नो पर्सनल चैट, नो इंस्टा, नो एफबी, नो गेमिंग. हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली जो पर्पस है इस इन क्लासेस का वो जो है ना हमारा डिविएट हो रहा था वो. बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल. नो ये सर. माइनॉरिटी हैं, ये जो इस तरह के स्टूडेंट्स हैं, ये हाँ, कुछ ही है सर. हार्डली 40-50 स्टूडेंट्स होंगे, हार्डली. अदरवाइज 10-20 होते हैं ये. और ये नॉट पूरी नॉट क्लास का जो डिसिप्लिन है ये डिस्टर्ब करते हैं ये. नॉट एन इशू सर, आई विल टेक केयर कि ऐसा हाँ. बच्चा आएगा नहीं. हाँ, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ पिछले 1-2 क्लासेस से बिल्कुल ये चीज़ जो है ना काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई है. हाँ, आज और भी ज़्यादा है. मैंने बच्चों को पहले मैसेज कर दिया है, इफ़ यू विल चैट अननेसेसरी यू विल बी ब्लॉक्ड. हाँ, बहुत सही है ये. क्योंकि ये जो हमारी क्लासेस हैं इनका डिलेड जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है. तो उसमें वो अननेसेसरी चैट भी फिर वो इंक्लूड होती है, वो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, क्लास का पर्पस जो है वो फिर वो हमारा डाइल्यूट हो जाता है थोड़ा. यस सर, श्योरली सर. लास्ट जो हमारी क्लास हुई है उसके यस ऑलमोस्ट 20,000 व्यूज थे. यस सर. तो दैट मीन्स कि इट इज रीचिंग अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल. यस सर. यस सर. सर मेरी तो अलार्म 12:25 की बज गई है. दैट सर मीन्स यू आर वी आर रेडी. ऑलरेडी लाइव सर. ओके. अजय सर, आर यू देयर? आई थिंक अजय सर की कोई इशू है, अभी वो आए नहीं है, बट अच्छा. ही विल सून ज्वाइन. ओके, रीमा मैम और सुशील सर वो क्या यूट्यूब पर रहेंगे या इधर इसमें पैनल में होंगे? सर यूट्यूब पे तो नहीं है, पैनल पे तो आपके पास अजय सर ही है सर. अच्छा, ठीक है. रीमा मैम कह रही है आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन जूम. उनको बोलो राकेश जी से एक बार बात कर लें, राकेश जी का नंबर होगा. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी.
जो स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम है सभी का। जय पूछ रहे हैं, इज दिस चैप्टर फिनिश्ड? नो, इट इज नॉट फिनिश्ड जय, we have few more classes left for this chapter as well as the unit. Let me inform all the students that today's topic is industries. This unit, Indian economy 1950 to 1990, is still continuing. I welcome again all the students. Good afternoon everybody. If you have any questions related to the last class, अगर पिछली क्लास से related कोई आपकी queries हैं, कोई doubts हैं, वो अभी इस टाइम में आप पूछ सकते हैं। शार्प 12:30 पे मैं इस क्लास की जो प्रोसीडिंग्स हैं, I will start that. I welcome all my co-panelists, Vikram sir, Ajay sir, Rima ma'am. Once again, good afternoon everybody. आज की जो क्लास है उसका टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। और इसमें मैं इंडस्ट्रीज का टॉपिक कवर करने वाला हूं। लास्ट जो 2 क्लासेस मैंने कंडक्ट की हैं इस चैप्टर की, उनमें फर्स्ट क्लास में 5 ईयर प्लान्स कवर किया और सेकंड क्लास में हमने एग्रीकल्चर सिस्टम को कवर किया है। और इस क्लास में हम इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। समर वेकेशन को लेकर के कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं, स्टिल इट इज नॉट क्लियर। तो जैसी इंस्ट्रक्शन आएंगी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कन्वे कर दिया जाएगा। समर वेकेशन ऑफिशियली चल रही हैं, लेकिन क्लासेस अभी जैसे हर साल एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं उस फॉर्म में अभी हम क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। Okay, as it is 12:30 now, I formally begin the class. Once again, good afternoon and welcome all students to this class. आज की क्लास का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। और इस क्लास में हम भारतीय अर्थव्यवस्था 1950-1990 की इस क्लास में हम इंडस्ट्रीज यानी उद्योग के बारे में बात करने वाले हैं कि 1950 से 1990 का जो समय था उसमें भारतीय उद्योग किस दशा में थे और उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए भारतीय सरकार के द्वारा क्या नीतियां अपनाई गई। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। एक बार ध्यान दिलाना चाहता हूं आपका कि ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड कोई अगर आपकी क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही है, लिंक आपको शेयर नहीं हो रहा है, तो आप इस वेब एड्रेस पे कांटेक्ट करें। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा डेफिनेटली। देन अगेन सम कॉमन इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स। हर क्लास में हम इनको रिपीट करते हैं। तो अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ पिछली कुछ क्लासेस में जो क्वेरीज हैं, स्क्रीन ब्लर्ड होने की, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आती है। स्टूडेंट इतना सीख चुके हैं कि अगर प्रॉब्लम है कोई स्क्रीन से रिलेटेड तो उसको रिफ्रेश कर लें, अपने स्क्रीन को, रेजोल्यूशन को सेट कर लें। वो सब चीजें शायद स्टूडेंट सीख चुके हैं। फिर भी कुछ और एक्स्ट्रा जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल है उनके बारे में
वेबसाइट के जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बताया गया है यहाँ इस स्क्रीन में। एंड देन अगेन योर वीकली टाइम टेबल, ये वीकली टाइम टेबल जो हम फॉलो करते हैं हर वीक, उसके बारे में यहाँ दिखाया गया है। एंड अगेन यू कैन सी कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स की 2 क्लासेस हैं, एज यू कैन सी सैटरडे एंड वेडनेसडे 12:30 to 2 PM। नाउ कुछ क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स की प्रीवियस क्लास से रिलेटेड, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लास के बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, डू यू टीच एनसीईआरटी सिलेबस बट माय सिलेबस इज फ्रॉम डैश 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 बुक। बुक या ऑथर का नाम मैंने यहाँ नहीं लिखा है। हमारा जो एम है वो है एनसीईआरटी सिलेबस कंप्लीट करना। एनसीईआरटी इज द प्रिस्क्राइब्ड बुक, आपको एनसीईआरटी से ही स्टडी करना है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप कोई एक्स्ट्रा बुक आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस जो है वो स्ट्रिक्टली आपका एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जाता है एग्जाम के लिए। सिलेबस आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपके साथ पिछली क्लासेस में हमने शेयर भी किया था कि आप सिलेबस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगेन आई विल रीइटरेट दिस पॉइंट कि आप सिलेबस डाउनलोड करें सीबीएसई की वेबसाइट से और आप उसी के अकॉर्डिंगली फॉलो करें। प्राइवेट ऑथर की बुक में क्या कंटेंट अवेलेबल है हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। सेकंड क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स क्लास ऑफ 13 मई इज नॉट अवेलेबल ऑन एस्पायरेशन अकाउंट। आई विल फॉरवर्ड दिस क्वेश्चन टू माय टीम फ्रॉम करियर लॉन्चर, और वो इस चीज को एक बार चेक कर लेंगे कि क्या ये 13 मई की वीडियो अवेलेबल है एस्पायरेशन अकाउंट पर या नहीं है। एज आई कैन सी कि 1200 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, तो एक सिग्निफिकेंट नंबर अब हमारे पास अवेलेबल है स्टूडेंट्स का जो इस क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब हम फॉर्मल डिस्कशंस जो है शुरू कर सकते हैं क्लास के। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि व्हाट इज शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान एंड लॉन्ग टर्म प्लान, बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है। ये 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था टॉपिक। तो उस क्लास में यानी 20th मई को जो हमने क्लास कंडक्ट की थी उसमें ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। शॉर्ट टर्म प्लान बेसिकली 1 ईयर या 2 ईयर ड्यूरेशन के होते हैं। मीडियम टर्म प्लान 5 ईयर 7 ईयर के लगभग इस ड्यूरेशन के होते हैं। और लॉन्ग टर्म प्लान जो होते हैं वो 15 ईयर या 15 ईयर से भी ज्यादा ड्यूरेशन के होते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान को हम पर्सपेक्टिव प्लान भी कहते हैं। और लॉन्ग टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान, इनके बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हो सकते हैं। रीजन क्या है, आप किसी काम को 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं और किसी को 20 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। तो टाइम की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। इसी तरीके से 5 ईयर प्लान जब बनाए जाते हैं जो कि मीडियम टर्म प्लान है, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं उसमें जो 5 ईयर का जो पीरियड है उसमें वो अकम्प्लिश किए जा सके, उन टारगेट्स को अचीव किया जा सके। लॉन्ग टर्म प्लान जब बनाते हैं 15 ईयर्स या 20आवाज नहीं आ रही है सर। Amit sir, voice is not there.
Hello, Mr. Can you listen? Hello. There is no voice. सर कोई वॉइस नहीं आ रही थी अजय सर। अब आ रही है आपकी आवाज। स्क्रीन भी नहीं आ रही है। Should I share the PPT, Ajay sir? Hello. विक्रम सर, व्हाई डोंट यू कंटिन्यू? There is no voice. कोई वॉइस नहीं आ रही है अजय सर। अब आ रही है आपकी। विक्रम सर, आप कंटिन्यू करिए ना, स्क्रीन शेयर कर लीजिए। एक मिनट में। हेलो। आवाज कट रही है अमित सर आपकी। मैम नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। Now it seems fine, Amit sir. Should I share the PPT? आप केवल वॉइस यूज कर लें। हाँ, ऐसा कर लें, फिर डेटा कम यूज होगा आपका। हाँ कर सकते हैं सर। ठीक है अमित सर, आई एम ट्राइंग टू शेयर माय PPT। Hello. हाँ जी. थैंक यू। हेलो। Amit sir, I have shared the PPT. Now you can start. ओके सर। सर फुल स्क्रीन कर दीजिए। सर वही कर रहा हूँ। Voice थोड़ा loud नहीं है. अमित सर, हाँ सर। you can continue. लेकिन थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। ओके। Voice थोड़ा loud नहीं है. Start अमित जी, start. Start अमित जी, start. Hello. Please start. Hello. Hello. Please start. विक्रम सर, आई थिंक अमित जी का नेटवर्क फिर इशू आ रहा है, आप क्यों नहीं कंटिन्यू कर लेते प्लीज?
I am not having laptop today. अजय सर हाँ जी हाँ जी, आप कर लीजिए कंटिन्यू। ये पीपीटी तो कंटिन्यू करें। पीपीटी तो शेयर कर रहे हैं विक्रम जी। हाँ, करो। अजय सर पीपीटी शो नहीं हो रही? नहीं हो रही, ब्लैंक आ रहा है। नहीं, मेरे यहाँ तो मैंने तो पीपीटी शेयर की हुई है सर। Once again I am resharing. नहीं, ब्लैक, नॉट विजिबल। मेन स्क्रीन ब्लैंक आ रही है, the written material is not visible. हेलो, हाँ, am I audible? Yes, Yeah, yes, sir. yes, sir. Okay, who is sharing the PPT? Sir, I was sharing but वो कह रहे हैं कि ब्लैंक आ रही है। हाँ सर, आप वो क्लिक करेंगे ना तो वो नेक्स्ट आता रहेगा। हाँ, वो मैंने डाल दिया सर, ऊपर मेरे को तो दिखाई दे रही है कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस 1947 to 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस, और उसका हाँ। पहला पॉइंट भी आ गया, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्लिक करिए आप। नाउ द लास्ट Okay, पॉइंट इज इंडस्ट्री आईटीआर। हाँ हाँ, तो इसके बाद में एक और क्लिक कीजिए, वो ट्रेड आएगा सर उसमें, मैं बोलता रहूँगा आपको। ठीक है सर। ठीक है सर। Okay, so students, there was a technical problem, so now that has been sorted out, और अब हम आपको बिल्कुल इस क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं आपके साथ में। थैंक यू विक्रम सर फॉर शेयरिंग द स्क्रीन फॉर मी, और मैं इसको एक्सप्लेन करता रहूँगा साथ के साथ, और आपको बताता रहूँगा जब आपको ये चेंज करना होगा। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये सब कंप्लीट किया है। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 ये अभी हमारा कंटिन्यू हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 5 ईयर प्लान्स का जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही एग्रीकल्चर का टॉपिक, जिसमें हमने न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी को हमने डिस्कस किया, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड नाउ वी आर टुडे टेकिंग द टॉपिक ऑफ इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री इन बिटवीन द पीरियड 1950 टू 1990, और इसमें हम बात करेंगे आईपीआर यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 की, उसके बारे में काफी डिटेल में हम बात करेंगे। एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनके रोल और इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे। क्लिक कीजिए सर। और इसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा यूनिट कंप्लीट होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस अचीव हुई तो उस टाइम प्रॉब्लम्स क्या थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, यानी ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के तुरंत बाद और उसके कुछ आने वाले वर्षों में, यानी 1950 के दशक तक किस तरह की समस्याएं थी, उन समस्याओं का हमें निवारण करना था। रोशनी कह रही है सर हिंदी में, हिंदी मीडियम में। बेटे सारा कुछ दोनों लैंग्वेज में है, तो आप पढ़िए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। रतिराम कह रहे हैं प्लीज इन हिंदी। हिंदी ही है रतिराम, ये आप नीचे वाले पैनल में देखिए, आजादी के दौरान और उसके तुरंत बाद औद्योगिक क्षेत्र के सामने जो समस्याएं थी। सिलेबस जो है आपका इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई ने रिलीज करा है, उसकी हिंदी कॉपी सीबीएसई ने प्रोवाइड नहीं करी है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। सिलेबस आपको इंग्लिश में ही एक्सेस करना पड़ेगा सीबीएसई से। अजय सर क्लिक कीजिए, विक्रम सर। तो यहाँ कुछ इस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है कि हैंडीक्राफ्ट की जो हमारी एक वर्ल्ड फेमस, और जिसे हम कहते हैं प्राइड ऑफ इंडिया कहा करते थे, वर्ल्ड फेमस रिनाउंड हमारी इंडस्ट्री थी, उस इंडस्ट्री के कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। उस इंडस्ट्री में किस किस तरह का प्रोडक्शन होता था। उस इंडस्ट्री को डेलिबरेटली यानी जानबूझ करके नष्ट किया गया अंग्रेजों के द्वारा। 200 सालों का जो अंग्रेजों का शासन था, उस शासन के दौरान इंडिया वॉज इंटेंशनली डी इंडस्ट्रियलाइज्ड, विउद्योगीकरण किया गया। विउद्योगीकरण यानी कि भारत में जो उद्योग पहले से प्रचलित थे, जो यहाँ फल फूल रहे थे और जो पूरे संसार में जिनका नाम था, उन उद्योगों को जानबूझकर नष्ट किया गया, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि जब तक भारत के जो इंडिजीनियस यानी घरेलू जो उद्योग हैं उनको नष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक ब्रिटेन से आने वाला सामान जो है वो यहाँ नहीं बिक पाएगा, और यहाँ उनकी इच्छा अनुसार जो इंडस्ट्रीज हैं वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगी, और यहाँ से कच्चा माल उनके देश को नहीं मिल पाएगा। क्लिक कीजिए सर।
एक और बड़ी समस्या जो आजादी के समय थी इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड, वो थी मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी थी जब भारत आजाद हुआ। एक बड़ी जनसंख्या थी हमारी, 36 करोड़ के करीब हमारी जनसंख्या थी हमारे देश में, रोजगार के अवसर बेहद सीमित थे। और ऐसे में एक बड़ी आबादी थी जिसको काम नहीं मिल रहा था। लगभग 85% भारत की आबादी ऐसी थी, जनसंख्या ऐसी थी जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। और कृषि क्षेत्र में एक बड़ी समस्या थी, वो थी अल्प बेरोजगारी, अल्प रोजगार था वहां पर, यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, जिसे हम कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। एक भूमि के टुकड़े पर आवश्यकता से अधिक लोग उस पर काम करते थे, तो वो प्रत्यक्ष नहीं थी, उनकी बेरोजगारी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन वो भी एक तरीके से बेरोजगारी होते थे। चेंज कीजिए सर। कुछ इंडस्ट्रीज जो है आजादी से पहले भारत में स्टैब्लिश हुई, उनको यहाँ दिखाया गया है। बड़ी इंडस्ट्रीज में से अगर हम बात करें तो टिस्को जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी। कुछ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है इंडिया में स्टैब्लिश हुई 1900 से लेकर 1950 का जो दौर था उसमें। और ये ज्यादातर जो टेक्सटाइल मिल्स थी कॉटन की, ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, यानी महाराष्ट्र और गुजरात जो है आज के समय के, उस क्षेत्र में ये स्थापित हुई, क्योंकि वहां कपास की खेती बहुत होती थी। साथ ही जूट टेक्सटाइल मिल जो है वो बंगाल के क्षेत्र में काफी स्थापित हुई 20वीं शताब्दी, यानी कि 1900 से लेकर 1950 के समय में काफी ये इस तरह की इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई जूट की। और पहले चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा कि मखमल जो है एक प्रसिद्ध उत्पाद था इन इंडस्ट्रीज का, बंगाल का, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। ये जो हैंडीक्राफ्ट के बारे में मैंने आपसे आज बताया आपको कि इनको डिस्ट्रॉय किया गया। बर्नियर एक बड़े प्रसिद्ध जो है ट्रेवलर थे फ्रांस के, वो भारत में आए और उन्होंने इसका उल्लेख किया हुआ है अपने लेख में। उन्होंने बताया है कि कैसे भारत की जो इंडस्ट्रीज हैं ये कितनी फेमस है वर्ल्ड में, और इनके जो प्रोडक्ट हैं वो पूरी दुनिया में कितने पसंद किए जाते हैं। तो वो जो है उसको जानबूझ करके नष्ट किया गया। थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज डेवलप हुई आजादी के समय तक, और फिर उसके बाद में देश आजाद हुआ तो फिर कोशिश की गई कि और इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की जा सके। यहाँ स्क्रीन में आपको बताया कि टिस्को जो है उसको जमशेदजी टाटा ने एस्टेब्लिश किया 1907 में। 1939 के समय आते आते 1939 का वर्ष आते आते टिस्को जो है ब्रिटिश एम्पायर की सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसर कंपनी बन चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी भारत में इंडस्ट्रीज जो है सिर्फ नाम मात्र की थी आजादी के समय। चेंज कीजिए विक्रम सर। पिंकी सोनू पूछे मखमल मीन्स, मखमल एक फैब्रिक है स्पेशल, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक होता है मखमल, उसको इंग्लिश में मसलिन बोलते हैं हम। और उसको जो है प्रोड्यूस किया जाता था बंगाल में, जो कि पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता था जिसको। एक और प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, वो थी लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। ये कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? कैपिटल गुड्स होते हैं बेसिकली वो जिनका फर्दर यूज करते हैं हम और प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर मशीन बनानी है तो मशीन भी किसी इंडस्ट्री में ही तो बनेगी, उस मशीन से फिर और उत्पाद होंगे और प्रोडक्ट्स जो है और गुड्स एंड सर्विस, मतलब और गुड्स जो है प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो मशीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? स्टील चाहिए, आयरन चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए। ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज इंडिया में बहुत कम थी जो कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस कर पाए, जो मशीन्स बना पाए बेसिकली। तो इंडस्ट्रीज जो है वो कम थी और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज तो बेहद कम थी। तो ये एक बड़ी समस्या थी आजादी से पहले भारत में। आदिश सैफी पूछ रहे हैं सर ये फैब्रिक क्या है? ये काफी बड़ी समस्या है। अगर फैब्रिक बेसिकली एक कपड़ा है। कपड़ा आपने देखा होगा, जैसे कॉटन पहनते हैं, उसके अलावा पॉलिएस्टर पहनते हैं, तो वो सभी फैब्रिक्स हैं। ऐसे ही मखमल भी एक फैब्रिक होता है। हिना खातून कह रही है कि टूल्स क्या हैं? टूल उपकरण होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें मशीन्स चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए, उपकरण चाहिए। उन्हीं की सहायता से अगर हमें सपोज अगर एक शर्ट भी बनानी है तो उसके लिए हमें सिलाई मशीन चाहिए, हमें सुई चाहिए, उसके लिए हमें बटन चाहिए उसके लिए। तो ये सारी चीजें कहाँ बनेंगी? ये इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की ही इंपॉर्टेंस इसमें पता चलती है। तो वे उद्योग जो ऐसी मशीन टूल्स का उत्पादन करते हैं जो चालू उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं, उनकी कमी थी। चेंज कीजिए सर। एक और बड़ी समस्या कि पब्लिक सेक्टर का बहुत ही लिमिटेड रोल था।
पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र, सरकार के द्वारा जो कंपनी स्थापित की जाए, जो इंडस्ट्री स्थापित की जाए, वो बहुत ही सीमित थी, और जो थी भी वो बहुत ही एक मतलब रेस्ट्रिक्टेड सा एक सेक्टर था, बहुत ही सीमित सा एक क्षेत्र था जहां वो स्थापित करते थे। ये तो आप सब जानते होंगे कि भाई वो इंडस्ट्री जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की जाती थी वो तो बेसिकली अंग्रेज अपने लाभ के लिए लगाएंगे। सर टिक कीजिए एक बार। तो उसका एक एग्जांपल है, उन्होंने रेलवे एस्टेब्लिश किया। सर एक एक करके टिक करते रहिए। रेलवे, उसके अलावा पावर जनरेशन, उसके बाद में कम्युनिकेशन, और लास्ट में एक एग्जांपल है वो है पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह। तो ये बंदरगाह आदि ये कुछ ऐसे पॉपुलर नहीं बल्कि जो मेन, जो जिनको हम कहेंगे मेन इंडस्ट्रीज थी उस टाइम की। पप्पू सिंह कह रहे हैं व्हेन वाज टिस्को एस्टैब्लिश्ड। अगर आपने लास्ट स्लाइड को ध्यान से देख लिया होता तो आपका एक क्वेश्चन नहीं आता शायद। ध्यान दीजिए स्लाइड्स पे। रुकिए सर, विक्रम सर बैक कीजिए। हाँ, तो ये रेलवेज, पावर जनरेशन यानी बिजली पैदा करना, कम्युनिकेशन या संचार के माध्यम स्थापित करना, और बंदरगाह। अगर आप ध्यान से देखें तो चारों ही ऐसे एग्जाम्पल हैं इंडस्ट्रीज के जो अंग्रेजों ने अपने बेनिफिट के लिए स्टैब्लिश करे कि इनकी हेल्प से वो क्या करते थे कि जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया से बाहर जा सके पोर्ट्स और रेलवेज का यूज करके, और जो प्रोसेस गुड है यानी फिनिश्ड गुड जो हैं उनको वापस इंडिया में ला करके भारत के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। ऋतु शर्मा कह रही पोर्ट्स क्या है? बंदरगाह, जहां पे बड़े बड़े हवाई जहाज जो हैं उनमें सामान लादा जाता है और दूसरे देशों में भेजा जाता है। फिर हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल था कि 1857 की जो क्रांति हुई उसमें अंग्रेजों को ये महसूस हुआ कि यहाँ पे संचार व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी समस्या अंग्रेजों के सामने आई थी कि जब क्रांति प्रारंभ हुई तो अंग्रेज अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी उनकी जो ब्रिगेड एक अलग अलग स्थानों पे थी, आपस में वो सूचना नहीं दे पाए एक दूसरे को। तो उसके बाद में यहाँ संचार माध्यम स्थापित करने पर बहुत काम किया गया भारत में। तो ये सारे चार जो बड़े उद्योग जो पब्लिक सेक्टर के थे यानी सार्वजनिक क्षेत्र के थे, इनमें आप देख सकते हैं कि ये चारों ही अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए लगाए थे। चेंज कीजिए विक्रम सर, टिक कीजिए। अब प्रॉब्लम्स हैं जो कि बेसिकली हमने यहाँ पे उनको इस स्लाइड में समराइज कर दिया है, जो बड़ी प्रॉब्लम्स थी। टिक कीजिए सर। तो अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी समस्या थी, स्टैग्नेशन स्थिरता यानी काफी लंबे समय तक जीडीपी में इंक्रीज ना होना, यानी हमारा जो उत्पाद है कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का उसका ना बढ़ना बहुत समय तक, बहुत सारे वर्षों तक, तो वो स्थिरता कहलाता है। यानी स्टैग्नेशन है इकोनॉमी में, हमारा आउटपुट जो है, हमारा जो कुल उत्पाद है वो बढ़ नहीं रहा है, तो वो स्टैग्नेशन है। तो वो स्टैग्नेशन थी हमारी इकोनॉमी में। मैंने अपनी पहली क्लास में आपको बताया था कि हमारा जीडीपी जो है वो 1920 के बाद 1950 तक वो घटा है। तो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट थी वो बेसिकली नेगेटिव थी, तो ये चिंता का विषय था। तीसरी समस्या अंडर एम्प्लॉयमेंट थी हमारे देश में, कि बहुत सारे लोग कृषि क्षेत्र में काम करते थे, लेकिन वो जो काम करते थे वहां उतने लोगों की आवश्यकता नहीं होती थी। और नेक्स्ट देखिए लिमिटेड पब्लिक सेक्टर, अभी मैंने डिस्कस किया इसके बारे में कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है बहुत ही सीमित उसने इंडस्ट्रीज लगाई और वो भी अंग्रेजों के लाभ के लिए लगाई। और लास्ट है हमारा इसमें एब्सेंस ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, यानी कि हमारे पास पूंजीगत वस्तु उद्योगों की कमी थी, उनकी अनुपस्थिति थी लगभग हमारे देश में। चेंज कीजिए सर। अब इतनी सारी चर्चा हम इंडस्ट्रीज पे क्यों कर रहे हैं उसके बारे में देखते हैं कि इंडस्ट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी देश में, इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रो करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन करे हैं। अगर आप देखें, सबसे पहला पॉइंट कि इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करता है, रोजगार के अवसर प्रदान करता है, वो भी स्टेबल क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो होता है ना, यानी उद्योगों में जो उत्पाद है उसकी जो वृद्धि दर है वो काफी हद तक स्थिर होती है, उसमें हर वर्ष उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा नहीं आते। एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, किसी वर्ष फसल बहुत अच्छी होती है, किसी वर्ष फसल बहुत खराब हो जाती है। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और साथ ही वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो स्टेबल भी होता है। उसके अलावा सेकंड है आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है। ये जो है
इससे आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलता है इकोनॉमी में। मॉडर्न इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होती हैं जिससे कि नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं। आपने देखा होगा कि आज हमारे घरों में एक से एक नए नए उपकरण आते हैं, वो सारे इंडस्ट्रीज की ही देन है। घरों में ओवन होते हैं, घरों में एलईडी टीवी होते हैं, फ्रिज होते हैं, एसी होते हैं, नई नई कार्स आती है, सब इंडस्ट्रीज की देन है। तो ये मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। थर्ड है प्रोस्पेरिटी, क्योंकि इनकम बढ़ती है किसी भी कंट्री की और वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनको, तो डेफिनेटली लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा। चौथा पॉइंट है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देता है। ये ध्यान से देखिए, एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा देगा इंडस्ट्रीज? इंडस्ट्रियल सेक्टर नए नए उपकरण बनाता है। अगर आप सोचें एक बार, ट्रैक्टर कहां से बना? ट्रैक्टर में यूज होने वाले बाकी जो इक्विपमेंट है वो किसने बनाए? वो सब इंडस्ट्रीज ने बनाए। ट्यूबवेल जो बनती है उसका जो उपकरण है, उसके जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट है, वो कहां से बने? वो इंडस्ट्रीज में से बने। बिजली उत्पादन कहां से हो रहा है? इंडस्ट्रीज में। उर्वरक जो बनाए जा रहे हैं, फर्टिलाइजर, वो कहां बन रहे हैं? इंडस्ट्रीज में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है वो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों साथ साथ ग्रो कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है वो है लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, उत्पादकता, यानी कि कितने लोग मिलकर कितना उत्पादन कर सकते हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज को डेवलप करते हैं, मशीन अच्छी अच्छी हम डेवलप करते हैं, तो उतने ही लोग जो पहले काम कर रहे थे, श्रम प्रधान काम कर रहे थे, ज्यादा लोग मिलकर जितना काम कर रहे थे, मशीन्स का यूज करके उतने ही लोग अब ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। अगर 10 लोग मिलकर के पहले 100 कार बना रहे थे, तो अब ज्यादा मशीन, अच्छी मॉडर्न मशीन के आ जाने से अब 10 लोग मिलकर के शायद 120 कार्स का प्रोडक्शन कर पाएंगे। जो स्टूडेंट ये अननेसेसरी चैट यहाँ कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत ही जल्दी ब्लॉक किए जाएंगे यहाँ पे, तो आपको फिर शायद बुरा लगेगा कि आपको यहाँ से हमने एक्सक्लूड कर दिया है। तो ये नॉनसेंस चैट आप प्लीज स्टॉप करें। एक क्वेश्चन है यहाँ, अभी जो रिसेंट हमारी स्लाइड्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो है, द मेन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वाज, तो कौन सी थी? आपको पहचानना है। पब्लिक सेक्टर, यहां ध्यान रखना है, सार्वजनिक क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र की इन निम्न में से कौन सी इंडस्ट्री थी आजादी से पहले? ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चन का आंसर बच्चे अगर गलत देंगे तो आई विल बी अ लिटिल हैप्पी, क्योंकि ये जो नॉनसेंस चैट आपकी चल रही थी ये उसी का नतीजा होगा, गलत आंसर। हाँ, ऑलमोस्ट गलत आंसर आपके आ रहे हैं। मंजू गौतम ने रेलवे कहा है। यस, आई एम हैप्पी, ऑलमोस्ट यू आर गोइंग फॉर सी, और सी एक गलत आंसर है। टिक कीजिए विक्रम सर। द आंसर इज ए। मैंने पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री पूछा था और आपने सीधा इंडस्ट्री पर चले गए। आयरन एंड स्टील की जो कंपनी स्टैब्लिश हुई थी इंडिया में, वो प्राइवेट सेक्टर की थी। तो नाउ यू रियलाइज कि स्क्रीन पर ध्यान देना और क्लास में जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको ध्यान से सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। चेंज कीजिए सर। अमित सर, हाँ जी। काइंडली एक्सप्लेन टिस्को वंस अगेन। टिस्को, बच्चे अभी कंफ्यूज रहते हैं कि ये सरकारी प्राइवेट, इनको पता नहीं ज्यादा कुछ। टिस्को जो है मेरा ख्याल है सर पिछली 3 क्लासेस में भी डिस्कस हुआ है, रीमा मैम ने भी इसको काफी एक्सप्लेन किया। एक बार फिर हम स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि टिस्को टाटा जो कंपनी है उसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी इंडिया में, और ये बेसिकली आयरन एंड स्टील कंपनी है। तो इसका पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, 1907 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसके फाउंडर थे जमशेदजी टाटा, और इसको स्टैब्लिश किया था दोराबजी टाटा ने 1907 में। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, और इसका जो सबसे बड़ा प्लांट है स्टील प्रोडक्शन का वो है जमशेदपुर में। तो ये बड़ी एक इंडस्ट्री रही है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को। अब हम आज के समय में टाटा स्टील्स के नाम से जानते हैं।
इसने 2006 में कोरस कंपनी को खरीदा था, जो कि इंग्लैंड की कंपनी थी, उसको खरीदा था, और इसका जो प्रोडक्शन था वो और इंक्रीज हुआ। यूरोप में आज की डेट में ये नॉर्डिक कंट्रीज में, नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड जैसी कंट्रीज में जो बिल्कुल यूरोप के नॉर्थ में है, उन कंट्रीज में अपना एक्सपेंशन कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं 10, उनमें टाटा स्टील का नाम है आज के समय में। आजादी के बाद इसको नेशनलाइज करने का, यानी इसका राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन वो फिर बाद में हुआ नहीं। आज भी ये प्राइवेट सेक्टर की ही कंपनी है। चेंज कीजिए विक्रम सर। विक्रम सर चेंज कीजिए। अजय सर क्वेश्चन नंबर सेम डाला हुआ है बट क्वेश्चन डिफरेंट है। अच्छा, ओके। द मेन प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, इस बार जो है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री पूछा है आपसे। इसको सर हम सेकंड क्वेश्चन मान लेंगे। तो स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दें। तो इस बार प्राइवेट सेक्टर पूछा है आपसे कि प्राइवेट सेक्टर की इंडिपेंडेंस से पहले मेनली कौन सी कंपनीज, कौन से सेक्टर में बेसिकली किस तरह का प्रोडक्शन करती थी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज मेनली। अगेन मिक्स आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि आपके आगे के जो आंसर्स हैं, फर्दर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके अच्छे आए। आपको मैंने 3 फोटोग्राफ दिखाए थे पिछली स्लाइड में, उसमें बताया था कि इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज हैं, उनमें मेजर जो था वो था टिस्को, जो आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में कॉटन टेक्सटाइल मिल्स एस्टेब्लिश हुई थी, और इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में यानी बंगाल में जूट इंडस्ट्री जो है, जूट से प्रोड्यूस होने वाले गुड्स, उनकी इंडस्ट्री यानी जूट टेक्सटाइल मिल जो है एस्टेब्लिश हुई थी मेजर। तो जूट का यहाँ मैंने एग्जांपल दिया नहीं है, बची 2। तो ए एंड बी क्योंकि दोनों हैं, तो इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। विक्रम सर टिक कर दीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज सी। अब हम आगे बढ़ते हैं। चेंज कीजिए सर। Okay, thank you. Which of the following is not a problem of industrial sector during early years of independence? तो आजादी के समय, यानी आजादी के तुरंत बाद और उसके कुछ अगले वर्षों तक इनमें से कौन सी इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रॉब्लम नहीं थी? ये बेहद इजी क्वेश्चन है। स्टैग्नेशन यानी स्थिरता, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, ऐसे उद्योग जो कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करते हो, और सार्वजनिक क्षेत्र का सीमित योगदान, और आखिरी है जमींदारी। इस बार क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का सही आ रहा है। डी ऑप्शन आंसर शो कर दीजिए सर। मनीषा कुमारी सी ऑप्शन कह रही हैं। अब आशीष तिवारी आपका आंसर गलत है। दीपक ध्रुव का भी आंसर गलत है। अंचल मेहता का भी आंसर गलत है। मोहम्मद मुर्तजा का भी आंसर गलत है। तो काफी आंसर जो है गलत आ रहे हैं। शिवानी यादव, पूजा कुमारी, आरडीएक्स राइडर्स, सबके आंसर गलत हैं आपके। कनक दीक्षित, अमन पुरी, आप सबके आंसर गलत हैं। जमींदारी बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम थी, और बाकी तीनों जो प्रॉब्लम है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रॉब्लम थी। चेंज कीजिए सर। तो अब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था हमारा, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए हैं आजादी के बाद, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन की बात की गई है। 1956 में ये गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया, और इसको हमने फॉलो किया लगभग 1990 तक। 1990 के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में आई, और फिर कुछ ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के जो कुछ यहाँ पे रूल्स थे वो चेंज हो गए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स को कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 से पहले भी
एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था 1948 में। 1948 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, लेकिन वो बहुत शॉर्ट लिव्ड था, यानी उसकी लाइफ बहुत कम रही, सिर्फ 8 सालों में उसको चेंज कर दिया गया। वो सिर्फ एक इंटरिम था, इंटरिम यानी तत्कालीन के लिए था कि भारत आजाद हो गया, भारत को कोई एक औद्योगिक नीति की आवश्यकता थी, तो 1948 में शॉर्ट टर्म में एक औद्योगिक नीति भारत में स्थापित की गई और फिर उसका मूल्यांकन किया गया 7-8 सालों तक, और फिर हमने चेंज किया, उसमें जो रिक्वायर्ड चेंजेस थे वो सब हमने किए, और 1956 में एक फुल फ्लेज्ड औद्योगिक नीति हम देश में लाए। और 1956 एक इंपॉर्टेंट ईयर है, अगर आपको याद हो, सेकंड 5 ईयर प्लान भी 1956 में ही स्टार्ट हुआ था। और 1956 में जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, क्या आप बता सकते हैं उसको किस फेमस स्टैटिस्टिशियन के नाम पर उसको बोला जाता है, उस 5 ईयर प्लान को? मैंने 5 ईयर प्लान की अपनी जो क्लास है उसमें उनका नाम बताया था, उनके नाम पर भी 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान को हम बोलते हैं। आप बता सकते हैं उनका नाम? ग्रेट स्टैटिस्टिशियन, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन की फॉर्मेशन में भी, और सेकंड 5 ईयर प्लान और उसके बाद के जो 5 ईयर प्लान है उनकी एक दिशा निर्धारित करने में। रूही कुमारी कह रही है चैप्टर कौन सा है? थैंक यू रूही, आप ऐसे ही आराम से चलते रहना, कंफ्यूज रहना आप थोड़ा। श्रद्धा कह रही है डेट याद रखना जरूरी है क्या? हाँ श्रद्धा, ये हमेशा एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है इवैल्यूएटर के दिमाग पर, अगर आप एक्यूरेट डेटा और एक्यूरेट डेट और डेटा दोनों अगर एक्यूरेटली मेंशन कर रहे हैं आप अपने आंसर में, तो वो एक अच्छा इंपैक्ट डालता है। अगर आप बता पा रहे हैं कि सो एंड सो ईयर में सो एंड सो, अब एक आंसर आया है साची मिश्रा का, पीसी महालनोबिस, सोनू, यस, मोहम्मद फैजल, भृगु, मानसी अब काफी स्टूडेंट्स जो है याद कर पाए कि हाँ महालनोबिस, पीसी महालनोबिस जो है वो फेमस स्टैटिस्टिशियन है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस उनका पूरा नाम है, और इनके जन्मदिन को हम इंडिया में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, जो कि अभी 29 जून को आने वाला है, उस दिन उनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की फॉर्म में। यस, सोनिया भी सही बता रही हैं, कामिनी झा सही बता रही हैं, जाहिर कह रहे हैं स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, बेसिकली उनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया मानते हैं। तो विक्रम सर अब टिक कीजिए। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है उनके बारे में बात करते हैं हम, यहाँ की विशेषताएं क्या थी इसकी। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया कि भारत में इस बात पर मंथन हुआ, जो इंडिया के पॉलिसी मेकर्स थे, नीति निर्माता थे, उन्होंने मंथन किया कि भारत में कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करें या सोशलिज्म को अडॉप्ट करें या फिर हम कुछ और करें। तो इंडिया ने मिक्स्ड स्ट्रेटेजी को अपनाया, और मिक्स्ड स्ट्रेटेजी को अपनाने में यह था कि यहाँ पब्लिक सेक्टर भी होगा और यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी होगा, दोनों यहाँ काम करेंगे, लेकिन जो लीडिंग रोल है वो पब्लिक सेक्टर प्ले करेगा, यानी नेतृत्व जो है औद्योगिकरण में अग्रणी भूमिका जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र निभाएगा। क्लिक कीजिए सर। इस स्लाइड में मैं बेसिकली आपको शॉर्ट में सारी चीजें बता रहा हूं, शॉर्ट में यानी इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं आईपीआर 1956 के, और फिर नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं इनको और डिटेल में आपसे शेयर करूंगा। एक और चीज की गई यहाँ पे वो था कि भाई क्लासिफिकेशन किया हमने इंडस्ट्रीज का 3 कैटेगरीज में। जितनी भी इंडस्ट्रीज पॉसिबल हैं हमारी कंट्री में 1950 में पॉसिबल थी, जो एग्जिस्टिंग थी या जिनकी रिक्वायरमेंट थी, उनको हमने 3 शेड्यूल में बांट दिया, 3 श्रेणियों में, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी, अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। अभी किस शेड्यूल में कितनी कितनी इंडस्ट्रीज आई वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे शेयर करूंगा। फिर उसके बाद हमने लाइसेंस का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, लाइसेंस राज भी इसको हम बोलते थे। तो लाइसेंस का सिस्टम यानी कोई भी इंडस्ट्री अगर एस्टेब्लिश करनी है नई, उसके लिए लाइसेंस लेना होता था प्राइवेट बिजनेसमैन को। नेक्स्ट सर, क्लिक कीजिए। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी लघु उद्योग जो है उनकी स्थापना करना, यह इसका एक बड़ा उद्देश्य था 1956 की नीति का। नेक्स्ट सर। टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण, ये भी इसके लिए संस्थानों का हमें निर्माण करना था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं हमारे,
वो टेक्निकली एजुकेटेड हों, ताकि वो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में काम करने लायक हों। हमारी जो इंडस्ट्रीज जिनको हम स्टैब्लिश करने वाले हैं उनको ट्रेंड लेबर मिल सके, तो वो कोशिश की गई। राजू कह रहे हैं कि स्क्रीन क्लियर नहीं है। मेरे सामने भी यूट्यूब मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस को देख पाता हूं, तो इसमें स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। तो आप एक बार अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश कीजिए, हो सकता है आपके पार्ट पे, आपके एंड पे ही कोई प्रॉब्लम हो उसमें। हिना खातून कह रही है स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है हिना, रिफ्रेश कीजिए अपनी स्क्रीन को एक बार। तो अब हम डिटेल में बात करते हैं पब्लिक सेक्टर का। जो आईपीआर है हमारा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, उसमें 5 हाइलाइट्स, 5 उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने आपको बताए। उनमें से पहला था कि पब्लिक सेक्टर जो है वो लीडिंग रोल प्ले करेगा, यानी अग्रणी भूमिका निभाएगा औद्योगिकरण में। तो यहाँ क्या था कि उसके बारे में बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर हैड लिमिटेड कैपेबिलिटीज। क्यों हमने प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी? पब्लिक सेक्टर ही क्यों अग्रणी भूमिका निभाएगा? उसका कारण था कि प्राइवेट सेक्टर की अपनी लिमिटेशंस थी, उसकी सीमाएं थी। क्लिक कीजिए सर। और जो प्राइवेट सेक्टर की सीमाएं थी वो थी 2। पहली बात तो प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत ज्यादा धन उपलब्ध नहीं था। जो प्राइवेट बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके पास बहुत ज्यादा धन इतना उपलब्ध नहीं था जो कि एक बड़ी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए, एक नया उद्योग को लगाने के लिए जितने धन की आवश्यकता होती है, प्राइवेट बिजनेसमैन के पास उतना धन नहीं था। सतीश कुमार कह रहे हैं सर 1 पॉइंट रिपीट कर दीजिए। वो मैं सारा ही रिपीट कर रहा हूं, हर स्लाइड में एक एक पॉइंट यहां अब मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखिएगा, बाद में फिर क्वेश्चंस में ये सारा यूज होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन। तो यहां आप देखिए कि कैपिटल जो है वो उसकी कमी थी, यानी उद्योग परियोजनाओं में निवेश करने के लिए पर्याप्त पूंजी का अभाव था। दूसरा, हमारा जो बाजार का जो आकार था, मार्केट साइज जो था आजादी के समय 1950 में, 1951 में, वो भी बेहद छोटा था। हमारे यहाँ लोगों की जो डिमांड थी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वो बहुत बेहद कम थी। उसका रीजन भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि इनकम बहुत कम थी लोगों की। लगभग 60% जनता तो हमारी जो है वो गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रही थी, तो इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बहुत कम थी। तो कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेगा प्रोडक्शन करने में, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने में। उत्तम कह रहे हैं कि ये शेड्यूल जो है ये क्या इंडिकेट करते हैं, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में इनके बारे में, थोड़ा सा वेट कर लो बस। नेक्स्ट क्लिक कीजिए सर। तो ये जो 2 रीजन थे, ये इंपॉर्टेंट रीजंस थे जिनकी वजह से, ये 2 इंपॉर्टेंट रीजन थे जिनकी वजह से हमें पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंट रोल देना पड़ा, यानी अग्रणी भूमिका औद्योगिकरण के काम में देनी पड़ी सार्वजनिक क्षेत्र को। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में यानी सरकार के पास पैसा होता है जितना नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए चाहिए, और सरकार आसानी से ऋण भी ले लेती है दूसरे देशों से या वर्ल्ड बैंक से। नेक्स्ट कीजिए सर। तो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर में आगे बढ़ते हैं, और मैं इसमें अब बात कर लेता हूं। यहां इंपॉर्टेंट था क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। क्यों जरूरत थी हमें पब्लिक सेक्टर की? क्योंकि हमें एक बड़ा अच्छा मजबूत आधार बनाना था, औद्योगिक आधार। और औद्योगिक आधार के लिए हमें क्या करना था? हमें कोल इंडस्ट्री लगानी थी कोयले की, हमें स्टील इंडस्ट्री लगानी थी, हमें एल्यूमिनियम इंडस्ट्री लगानी थी, बड़े बड़े हमें जो है डैम्स बनाने थे, हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी थी, हमें न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने थे। तो ये सब कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं था। तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए हमें इंडस्ट्री का, तभी तो बाकी छोटी छोटी इंडस्ट्री जो है डेवलप होंगी। नेक्स्ट कीजिए सर। आधारभूत संरचना का विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, दूर दराज के इलाकों तक सड़कों का निर्माण, रेलवेज का नेटवर्क वहां तक पहुंचाना, बड़े बड़े जो शहर हैं सभी को एयरपोर्ट से यानी एयर कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना, एयरपोर्ट बनाना जगहों हर एक जगह पे, और साथ में वहां पावर की सप्लाई पहुंचाना, बिजली की सप्लाई हर जगह पहुंच जाए, रोड अच्छी बन जाए, पानी की सप्लाई पहुंच जाए, नए शहरों का निर्माण करना, ये सब रिक्वायरमेंट थी। तो ये पब्लिक सेक्टर ही कर सकता था। नेक्स्ट कीजिए सर। आरपीएस पूछ रहे हैं सीताराम, आरपीएस क्या, मैंने क्या बताया? रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, अगर आप आरपीएस कह रहे हैं तो उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी, आप उसको सुनते रहिए। अभी मैं इसके बारे में काफी डिस्कस कर रहा हूं, अभी आपको आ जाएगा ये समझ में। फिर थर्ड है पिछड़े क्षेत्रों का विकास। अगर आपने देखा हो ध्यान से कि आजादी से पहले हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज थी वो कुछ खास इलाकों में एस्टेब्लिश हुई। ज्यादातर तो वो इलाके थे जहां
समुद्र था जिनके किनारे, समुद्र के किनारे पे जो शहर थे, चाहे वो सूरत हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे कोच्चि हो, तो जहां बड़े-बड़े बंदरगाह थे, वहां बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई, क्योंकि अंग्रेज वहां से आसानी से हमारे देश से कच्चा माल इंग्लैंड भेज सकते थे और साथ ही इंग्लैंड से बना हुआ तैयार माल भारत में ला सकते थे। अब क्या करना था सरकार को आजादी के बाद कि सभी जितने क्षेत्र हैं भारत के, जितने एरियाज हैं, जितने स्टेट्स हैं, उन सभी का डेवलपमेंट हो सके, तो उसके लिए बैकवर्ड एरियाज में भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी थी। उसके लिए लाइसेंस पॉलिसी का यूज किया, जो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं। एक और इसका एजेंडा था, वो था टू प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, यानी कि आर्थिक शक्ति जो है वो उसका केंद्रीकरण ना हो जाए। तो अगर प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा होगा, सारी इंडस्ट्रीज जो है प्राइवेट सेक्टर की होंगी, तो शक्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा, यानी कुछ ही लोग अमीर हो जाएंगे, कुछ ही लोगों के पास उत्पादन की शक्ति होगी और वे हो सकता है फिर अपनी मनमानी करने लगे। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर का एक इंपॉर्टेंट रोल था कि वो बड़ी इंडस्ट्रीज जो है, बेसिक इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर स्टैब्लिश करे। नेक्स्ट कीजिए सर। एक और था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। भारत में ज्यादातर जो गुड्स थे, प्रोसेस्ड गुड्स जिनको हम कहते हैं, वो इंग्लैंड से आया करते थे। यहाँ से कच्चा माल जाता था विदेश में, इंग्लैंड में, और वहां से उसको हम फिनिश गुड के फॉर्म में मंगा लेते थे। इसमें हमारा बहुत नुकसान होता था। कच्चा माल हमारा सस्ते रेट पे जाता था और वहां से तैयार माल वहां की फैक्ट्रीज में, यानी इंग्लैंड की फैक्ट्रीज में जो माल तैयार होता था, वो जब भारत आता था तो वो महंगा होता था। तो हमारे देश की बहुत सारी जो है, हमारा धन जो है वो विदेशों में चला जाता था। लेकिन उसके लिए हमने कोशिश की कि आयात प्रतिस्थापन हो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। जो भी चीज हम इंपोर्ट करते थे उनको भारत में ही उनका प्रोडक्शन किया जाए। जैसे आज के समय में हमारे प्रधानमंत्री एक बार फिर इस बात पर बल दे रहे हैं कि हमें क्या करना है, देश में बनी हुई चीजों का ही हमें सेवन करना है, उन्हीं को हमें इस्तेमाल करना है। आपने देखा होगा आजादी से पहले भी ऐसे कई आंदोलन चले, जिसमें स्वदेशी आंदोलन जो है प्रमुख था। उसके अलावा गांधी जी ने भी कई बार आह्वान किया कि विदेशी जो वस्तु है उनका बहिष्कार करें। तो ऐसे आह्वान इसीलिए किए गए थे कि विदेशों से हमें सामान न मंगाना पड़े। नेक्स्ट कीजिए सर। नेक्स्ट कीजिए सर। हाँ, ओके, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था पब्लिक सेक्टर का, वो था एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, यानी कि रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो वेलफेयर के लिए काम करता है, यानी कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए काम करता है। तो वो ज्यादा से ज्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक को भी प्रमोट करेगा, साथ ही साथ मेजर इंडस्ट्रीज को भी स्टैब्लिश करेगा। नेक्स्ट कीजिए सर। अब बात कर रहे हैं उनकी, हम जो शेड्यूल ABC जिनकी हमने बात की थी, कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 जो आया था, उसने इंडस्ट्रीज को, सारी इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल में बांट दिया। शेड्यूल A, शेड्यूल B और शेड्यूल C। विशाल राजपूत कह रहे हैं लोकल से वोकल। मैं एक और टर्म इसमें बताना चाहता हूं, वो है ग्लोकल। ग्लोकल होता है GLOCAL, ग्लोकल, यानी लोकल चीजें जब ग्लोबलाइज हो जाएं, यानी हमारे लोकल प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जब वो प्रसिद्ध हो जाएं, वो लोकप्रिय हो जाएं, उनको पसंद किया जाए, तो हमारे प्रोडक्ट्स ग्लोकल कहलाने लगते हैं। तो वो हमारे देश का प्रयास है कि हमारे जो लोकल प्रोडक्शन है वो पूरी दुनिया में उसको पसंद किया जाए। तो वो अच्छी क्वालिटी का होगा, तभी वो पॉसिबल होगा। तो शेड्यूल ए यहाँ आप देख सकते हैं, क्लिक कीजिए सर। शेड्यूल ABC तीनों का आप दिखा दीजिए बस। तो यहाँ पे आप देखिए, शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी टोटल। 17 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनको रिजर्व कर दिया गया। उन 17 इंडस्ट्रीज में सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही इन्वेस्ट कर सकता है। वो 17 तरह की इंडस्ट्रीज जो हैं सिर्फ पब्लिक सेक्टर, यानी गवर्नमेंट ही स्टैब्लिश उनको कर सकती है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन, आपने देखा होगा अब से 20 साल पहले तक सिर्फ MTNL और BSNL ही टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। रेलवेज, वो अगर आप देखें अभी भी आप देखेंगे रेलवेज जो है गवर्नमेंट सेक्टर की ही है। डिफेंस की अगर हम बात करें, आर्मी जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम करती है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स थे जो कंप्लीटली गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व किए गए थे। और फिर शेड्यूल B जिसमें 12 इंडस्ट्रीज थी, वो प्रोग्रेसिवली स्टेट ऑन थी, यानी उसमें ज्यादातर इनिशिएटिव तो पब्लिक सेक्टर ही लेगा, यानी सार्वजनिक क्षेत्र ही लेगा, लेकिन उसमें प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज भी अलाउड थी, वो भी उसमें प्रोडक्शन कर सकते थे। और थर्ड है शेड्यूल C, उसको हम बेसिकली जनरली हम
प्राइवेट सेक्टर के लिए हम छोड़ देते थे, यानी ऑल रिमेनिंग। तो 29 इंडस्ट्री ऐसी थी जो शेड्यूल ए और शेड्यूल बी में थी, उनके अलावा जो भी बची हुई इंडस्ट्रीज थी, कोई भी इंडस्ट्री जो इन 29 में जिनका नाम नहीं था, इन 29 इंडस्ट्रीज में जिनका नाम नहीं था, वे सारी इंडस्ट्रीज जो है बेसिकली वो शेड्यूल सी में थी, और ये इनमें प्राइवेट सेक्टर ही प्रोड्यूस करता था। क्लिक कीजिए सर। प्रीति कह रही है इनको क्यों रिजर्व किया गया? इनको रिजर्व इसलिए किया गया, एक तो इनमें ये जो 17 यानी शेड्यूल ए में जो इंडस्ट्रीज थी वे सेंसिटिव इंडस्ट्रीज थी, जैसे डिफेंस जो है सेंसिटिव है, हम आर्मी जो है प्राइवेट सेक्टर में नहीं कर सकते हैं। रेलवेज का नेटवर्क एस्टेब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय, तो रेलवेज को एस्टेब्लिश करना, उसका नेटवर्क बढ़ाना वो बहुत खर्चीला है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो दूर दराज के इलाकों में रेलवे का नेटवर्क तो फैलाएगा नहीं, वो तो अपने मुनाफे के लिए काम करेगा, तो वहां वो काम नहीं करेगा, इसलिए रेलवेज को भी रिजर्व किया गया। एरोप्लेन यानी एयरलाइंस जो है ये अब से यानी 1990 की जो न्यू रिफॉर्म्स हैं उनसे पहले एयरलाइंस जो इंडिया में वो सिर्फ गवर्नमेंट होती थी, एयर इंडिया ही होती थी, प्राइवेट एयरलाइंस यहाँ नहीं होती थी। तो ऐसे सेक्टर्स जो हैं जो सेंसिटिव थे, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था देश के हर इलाके तक, हर एरिया तक डेवलपमेंट को पहुंचाना, कनेक्टिविटी को पहुंचाना, वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व किए गए थे। जैसे कि जो 5 ईयर प्लान के साथ साथ ये जो हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलती थी, जैसे बिजली का निर्माण करना, डैम्स को बनाना, ये सब हम शेड्यूल थे इनको। अच्छा, लास्ट में यहाँ स्टेटमेंट लिखिए कि आईपीआर वाज इफेक्टिव टिल न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो जैसा मैंने अभी बताया कि 1991 में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए, यानी कि नए आर्थिक सुधार किए गए, जिसमें कि 1956 की जो हमारी आईपीआर थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो था हमारा 1956 का, उसके जो रूल्स थे उनको हमने रिमूव कर दिया, उनकी जो कुछ वीकनेसेस थी उनको हमने रिमूव कर दिया, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1990 तक इफेक्टिव रहा। तो इसीलिए हम अपनी इकोनॉमी को 1950 से 1990 तक पढ़ते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि 1990 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत परिवर्तन हुए। हमारी इकोनॉमी जो लार्जली पहले क्लोज इकोनॉमी होती थी वो अब ओपन इकोनॉमी बन गई। चेंज कीजिए सर। तो लाइसेंस सिस्टम क्या था? लाइसेंस सिस्टम था बेसिकली, ये भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में एक इनिशिएटिव था कि लाइसेंस लेना होगा किसी भी बिजनेसमैन को, अगर नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है, अगर किसी भी बिजनेसमैन को नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है या पुरानी इंडस्ट्री जो उसकी पहले से चल रही है उसका एक्सपेंशन करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हर बिजनेसमैन को गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। और ये लाइसेंस जो है इसको आसान बनाया जाता था, लाइसेंस आसानी से मिलता था अगर इंडस्ट्री किसी पिछड़े इलाके में स्टैब्लिश की जा रही हो, जो इलाका आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ हो। भारत में इतना बड़ा देश है भारत, वहां पे हर इलाका, हर एरिया आर्थिक रूप से समान रूप से विकसित तो था नहीं, कुछ इलाके बहुत पिछड़े थे। तो अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहता था कि भाई मैं पिछड़े इलाके में इंडस्ट्री लगाऊंगा, अपनी फैक्ट्री लगाऊंगा, तो उसको लाइसेंस आसानी से दिया जाता था। क्लिक कीजिए सर। और ये जो लाइसेंस दिया जाता था इसमें विस्तार करने के लिए भी, नई फैक्ट्री लगाने के लिए भी, दोनों तरह से ये दिया जाता था। लाइसेंस गवर्नमेंट तब देती थी जब गवर्नमेंट को ये लगता था भाई किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हमें अभी बढ़ाने की आवश्यकता है। किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हमें बढ़ाने की जरूरत है, या कोई नया प्रोडक्ट अभी हमें बनाना है, तो उसके लिए इंडस्ट्री लगाया जाना बेहद जरूरी है। तो उस दृष्टिकोण से जो सरकार है वो लाइसेंस इशू करती थी। नेक्स्ट कीजिए सर। और अब बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में। इस पर काफी क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई में, सीबीएसई के एग्जाम्स में, और ये किसी भी एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। इनको एस्टेब्लिश करना जो है, इसको प्रमोट किए जाने की बात की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में। क्यों? इसका प्रमुख कारण क्या है कि एसएसआई को क्यों प्रमोट करना है भारत में? इसके कारण थे। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि भाई एसएसआई का मापदंड क्या है, कौन सी इंडस्ट्री को हम एसएसआई की कैटेगरी में रखते हैं, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम किसे कहते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम कहते हैं 1950 की बात अगर हम करें तो उस समय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसे कहते थे जिसमें कुल निवेश प्लांट में और मशीनरी में, यानी संयंत्र स्थापित करने में और मशीनरी खरीदने में कुल खर्च 5 लाख रुपए से कम हो, तो उसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते थे 1950 में। इसको समय दर समय बढ़ाया गया है।
2006 के जो आंकड़े हैं उसमें एक मतलब 2006 में एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अनुसार 25 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक जिस इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने में खर्च होते हैं वो इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाएगी। ये आगे और भी बढ़ सकता है। इसके कुछ फीचर हैं यहाँ, इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ इसमें बताए गए हैं। पहला फीचर है कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो लेबर इंटेंसिव होती है। लेबर इंटेंसिव यानी कि इसमें उत्पादन के लिए ज्यादा लोगों को काम रोजगार मिलता है, श्रम प्रधान होती है। यहाँ बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज नहीं होता है, छोटी मशीन्स का यूज होता है जिससे कि ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। सेकंड है कैपिटल की जरूरत कम पड़ती है क्योंकि कम मशीन खरीदी जाती है, छोटी मशीन खरीदी जाती है, तो इसलिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन ये समस्या भी है इसमें कि लेस कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, कि इनमें जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है क्योंकि वो कम उन्नत मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं। और फिर नेक्स्ट है लेस, इसका नेक्स्ट है वो है प्रोवाइड्स एंसिलरी प्रोडक्ट्स टू बिग इंडस्ट्रीज। एंसिलरी प्रोडक्ट क्या होते हैं? वो होते हैं सहायक उत्पाद होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सिमरन पूछे अब लाइसेंस नहीं लेते हैं क्या? लाइसेंसिंग का सिस्टम जो है खत्म कर दिया गया इंडिया में, और जो परमिशंस जो है उनको लेना बहुत कम परमिशन लेनी पड़ती है, 1-2 फॉर्म सिर्फ अप्लाई करने होते हैं नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, और वो अब बहुत इजी कर दिया गया है। इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिनको SEZ बोलते हैं, आगे के चैप्टर्स में उनकी डिस्कशन करेंगे, वो एस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि ये परमिशन लेने का जो सब मेथड है ये बहुत इजी हो सके, और बहुत सारी परमिशन जो है अब इजीली ऑनलाइन भी मिल जाती है। तो लाइसेंस का सिस्टम अब काफी हद तक खत्म कर दिया गया है। तो नेक्स्ट जो है वो है कि एंसिलरी प्रोडक्ट्स क्या हैं? एंसिलरी प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, सरिता अगर आपको क्लास बोरिंग लग रही है आप अपना नेट ऑफ करके आराम कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग क्लास फिर नेक्स्ट होगी उसमें आप ज्वाइन कर लेना। आप इंटरेस्ट लेंगे ये, क्योंकि बहुत टेक्निकल है चीजें, तो आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। सिर्फ पिक्चर्स में हर चीज को नहीं समझाया जा सकता, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें दिमाग पे जोर तो आपको डालना पड़ेगा। एंसिलरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मारुति उद्योग है, एक बड़ी इंडस्ट्री है मारुति। मारुति कार बनाती है, लेकिन मारुति उसके सारे प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है। टायर वो किसी और कंपनी से बनाती है, सीएट या MRF से परचेज कर लेती है। मारुति में बहुत सारे नट बोल्ट यूज किए गए होंगे, वो नट बोल्ट किसी एक छोटी कंपनी ने बनाए होंगे। मारुति में सीट कवर भी यूज किए गए होंगे, सीट कवर किसी छोटी कंपनी ने बनाए होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो मारुति अलग ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मारुति छोटी इंडस्ट्री से यानी छोटी कंपनी से परचेज करेगी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बेसिकली एंसिलरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बेसिकली एंसिलरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और लास्ट हमारा है कि ये जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं ये बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं कर पाती हैं? क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा क्वालिटेटिव होते हैं, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट हैं वो ज्यादा क्वालिटेटिव नहीं होते हैं, तो कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि ये श्रम प्रधान है, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, इसलिए ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कंट्री में कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए। अभी रिसेंट जो पैकेज 20 लाख करोड़ का जो प्रधानमंत्री ने पैकेज डिक्लेयर किया है, उस पैकेज में भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ही प्रमोट करने के लिए सबसे ज्यादा खर्च सरकार करने वाली है। विक्रम सर चेंज कर दीजिए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के यहां बात कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा इसके बाद में। पहला है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग काम करते हैं, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट हम देते हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाती है। बड़ी मशीन से उतना ही आउटपुट सिर्फ थोड़े से लोगों को हम रोजगार दे करके हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा लोग काम करते हैं, ज्यादा लोगों को सैलरी देते हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट
जो है वो बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी कम है, उत्पादकता कम है, ज्यादा लोग मिलकर के कम उत्पादन कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी 1950 में, तो ऐसे में एसएसआई को प्रमोट करना सरकार के लिए आवश्यक था, ताकि लोगों को रोजगार मिले और कम से कम न्यूनतम आय वो अर्जित कर सकें। इसके बाद में मैं समझता हूँ कि अब शायद वॉइस का जो इशू है वो सॉर्ट आउट हो गया होगा। बीच में थोड़ा बैटरी को लेकर प्रॉब्लम थी। हाँ, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट जो है एसएसआई को चाहिए। एसएसआई को सरकार का समर्थन देने में सरकार क्या करती है, सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको रिजर्व कर देती है कि कुछ सर्टेन एक लिस्ट बना देगी कि भाई ये प्रोडक्ट जो है सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस करेंगी, लार्ज इंडस्ट्री प्रोड्यूस नहीं करेंगी। नेक्स्ट है वो है रिस्ट्रिक्शन ऑन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री बड़े उद्योग जो हैं उन पर एक सीमा लगा दी जाती है कि वो कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। ज्यादा प्रोडक्शन अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कर देंगी तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बाजार में ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगी। नेक्स्ट है कि टैक्स एग्जेम्पशन, कर में छूट दी जाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। और लास्ट है कि प्रोविजन ऑफ सब्सिडीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सब्सिडी दी जाती है बहुत। और सब्सिडी क्या है, लास्ट क्लास में हमने बात भी की। सब्सिडी होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट रेट से कम रेट पर अवेलेबल करा दे प्रोड्यूसर या कंज्यूमर को, वो सब्सिडी है। चेंज कीजिए सर। अब एक इंपॉर्टेंट कमेटी, कार्वी कमेटी। और कार्वी कमेटी स्टैब्लिश हुई थी 1955 में, और इसकी जो रिकमेंडेशंस थी, यानी इसने जो सिफारिशें दी सरकार को, उनको भी इस्तेमाल किया गया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के निर्माण में। दिव्या कह रहे हैं कि एंसिलरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो एक बार बताइए सर। एंसिलरी प्रोडक्ट्स जो हैं दिव्या, वो होते हैं जो छोटे छोटे सहायक उत्पाद बनाती हैं ऐसी इंडस्ट्री। जैसे अगर मैंने एग्जांपल जैसे दिया मारुति उद्योग का, अगर मारुति कंपनी कार बना रही है तो उसके लिए नट बोल्ट कोई एक छोटी कंपनी बना रही होगी, जो उसमें टायर्स में नट बोल्ट यूज हो रहे होंगे, या उसमें और कहीं सपोज क्लच का तार होगा या ब्रेक का तार होगा, कुछ भी इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है यूज हो रहे होंगे, उसमें सीट कवर होगा। तो ऐसी चीजें कोई छोटी कंपनी बना रही होगी, तो वो सारे एंसिलरी प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, जो सहायक उत्पाद होते हैं, जो किसी बड़ी कंपनी को उसका प्रोडक्शन करने में, बड़ी कंपनी के उत्पाद को बनाने में सहायता करते हैं। एमएसएमई की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं स्टूडेंट, वो एमएसएमई होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो वो तीनों को मिलाकर के एमएसएमई कर देते हैं। और हम यहाँ ना माइक्रो की बात कर रहे हैं ना मीडियम की बात कर रहे हैं, हम यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं बेसिकली इस क्लास में। मैं शॉर्ट में फिर भी बता देता हूं, स्मॉल इंडस्ट्री जिनका टोटल इन्वेस्टमेंट 25 लाख से 5 करोड़ हो, वो होती हैं। माइक्रो इंडस्ट्री वो होती है जिनका कुल इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम हो, और मीडियम इंडस्ट्री वो होती है जिनका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से भी ज्यादा हो। चिरंजी लाल पूछ रहे हैं टैक्स एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन नहीं, वो एग्जेम्पशन होता है। टैक्स एग्जेम्पशन यानी टैक्स देने से छूट दे दें। मान लिया कोई छोटी इंडस्ट्री लग रही है, उसको शुरू में 5 साल के लिए सरकार ने छूट दे दी, भाई 5 साल तक आपको टैक्स नहीं देना। अभी जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम आया था गवर्नमेंट का, उसमें इस तरह का प्रावधान था कि नई कंपनी को एस्टेब्लिश की जाएगी तो 5 साल तक उसको टैक्स में छूट दी जाएगी। साथ ही जो ऋण है, यानी जो लोन है, लोन भी सस्ता दिया जाता है कंपनीज को। ओके, मैं वापस आता हूं कार्वी कमेटी पे। कार्वी कमेटी जो है वो स्टैब्लिश हुई थी 1955 में, और दत्तात्रेय गोपाल कर्वे, ये एक बड़े जो है उस टाइम इकोनॉमिस्ट थे, प्रोफेसर थे ये। बाद में ये आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर भी बने। इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी, और ये इसको प्लानिंग कमीशन ने बनाया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे। क्लिक कीजिए सर। तो इसकी रिकमेंडेशंस थी कुछ, इसने अनुशंसाएं की, सिफारिशें की सरकार से। तो उसमें था कि भाई इंप्रूवमेंट इन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, तो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करना होगा हमें। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अगर प्रमोट करना है, अगर हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लघु उद्योग स्थापित हो भारत में, तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी होगी हमें। लघु उद्योग में भी अच्छी मशीनें और अच्छी तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरा,
वो है मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स के थ्रू हो। कोऑपरेटिव होते हैं, सहकारी समितियां होती हैं, इनके बारे में आप रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सहकारी समितियां क्या है, बेसिकली संगठन होता है लोगों का। छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, उनके जो मालिक हैं, जरूरी नहीं कि वो मार्केटिंग करने में वो एक्सपर्ट हो। तो अगर वो एक ग्रुप बना लेंगे, मार्केटिंग कोऑपरेटिव बना लेंगे, उस ग्रुप के थ्रू अगर वो मार्केटिंग करेंगे तो शायद वो एक अच्छे लेवल पे अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। तो इस कमेटी ने कहा कि हाँ, मार्केटिंग कोऑपरेटिव की जरूरत है। और तीसरा ये, एक बार क्लिक कीजिए सर, तीसरा था कि प्रमोशनल सपोर्ट देना है सरकार को। तो प्रमोशनल सपोर्ट में सस्ता ऋण और टैक्स छूट ये दी गई। चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इसके बारे में एक बार देख लीजिएगा डिटेल में, इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, इसको ध्यान से समझिए। ये आपको फिर बार बार पूरी बुक में आपको ये वर्ड यूज होगा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली किसी भी देश में, उसे हम हिंदी में कहते हैं व्यवसायिक ढांचा जो है, ये बताता है हमें कि हमारे जो 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। एग्रीकल्चर को हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, इंडस्ट्री को हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, और सर्विसेज को हम टर्शरी सेक्टर कहते हैं। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली बताता है किसी भी देश में कितने प्रतिशत लोग किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी रोजगार कितने प्रतिशत लोगों को किस क्षेत्र में मिल रहा है। तो ये इससे हमें पता चलता है। अगर आप देखें तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है भारत का, उसमें काफी चेंजेस हुए हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए हैं। लेफ्ट साइड का पैनल आप एक बार ध्यान से देखिए, इसमें 1950-51 के समय का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर दिखाया भारत में, यानी व्यवसायिक संरचना जो है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम, व्यवसायिक संरचना कहते हैं हम इसको। तो ये व्यवसायिक संरचना 1950-51 में आप देख सकते हैं 72% लोग कृषि क्षेत्र में रोजगार पा रहे थे। 1990-91 आते आते राइट साइड में आप देखिए 1990-91 तक ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है चेंज हो गया। 67% लोग कृषि क्षेत्र में काम कर रहे थे। 67% पीपल वर वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और 5% की कमी आ गई इसमें, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। जब देश का किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट होता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, यानी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग इन ए पर्टिकुलर सेक्टर, वो घटती है काफी तेजी से। तो वो यहां भी हुआ है, भारत में भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत घटा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं घटा। सर्विसेज और इंडस्ट्री का बढ़ा है। आप देख सकते हैं इंडस्ट्री में पहले यानी 1950 वर्ष में 11% लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते थे, और अब बढ़ के 13% लोग जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं। सर्विसेज सेक्टर जो है वो उसमें 1950 में 17% लोग काम करते थे, जो अब बढ़कर 20%। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है ये 1990-91 का है, क्योंकि इस चैप्टर में हम यहीं तक की इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। अगर आप 2020 का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको और भी ज्यादा चेंजेस मिलेंगे। एग्रीकल्चर में आज के समय में मात्र 54% लोग रोजगार पा रहे हैं, यानी ओनली 54% ऑफ इंडियन लेबर इज एक्चुअली वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। और इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर का जो शेयर है वो बढ़ा है और भी ज्यादा। चेंज कीजिए सर। एक बार हम बात कर लेते हैं सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की जीडीपी में। अभी आपने देखा कि किस सेक्टर में कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं। यहां आप देख रहे हैं कि कौन सा सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है। आप याद कीजिए 1950 में एग्रीकल्चर में, 1950 ईयर में एग्रीकल्चर में 72% लोग काम कर रहे थे, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 59% था। यानी भारत के जीडीपी का 59% जो हिस्सा था वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता था। 1990 का देखिए, राइट साइड का जो पैनल है उसको देखिए। राइट साइड के पैनल से आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्रीकल्चर का शेयर रोजगार के अवसरों में अगर हम देखें तो 72% से घट के 67% हुआ था, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा तेजी से गिरा है। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 59% से घट के 35% रह गया है। और अगर आप बिल्कुल रीसेंट डेटा की अगर बात करें, फिर अभी आप 2020 2019 के डेटा की आप बात करेंगे, मधु रॉय पूछ रहे हैं ये जीडीपी क्या है। आप पिछले 2 क्लासेस की वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा जीडीपी क्या है।
उसमें कई बार बताया गया है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर अब वो घटकर सिर्फ 14% रह गया है हमारे जीडीपी में। तो एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में बहुत तेजी से कम हो रहा है, लेकिन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में उतना तेजी से कम नहीं हो रहा है। ज्यादा लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन उत्पादन में इसका इतना योगदान उतना नहीं है। इसी कारण से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो कम है कि ज्यादा लोग मिलकर के कम उत्पादन कर पाते हैं। यहीं आप देखिए सर्विसेज सेक्टर को देखिए, 1950 में 28% इसका शेयर था जीडीपी में, जो बढ़ के 40% हो गया है 1990 में। और अगर आप रीसेंट डेटा देखेंगे तो सर्विसेज का शेयर 50% से भी ज्यादा हो चुका है जीडीपी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं हमारी इकोनॉमी के बारे में। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी जो हमारा व्यवसायिक संरचना है उसके बारे में, और जीडीपी में क्षेत्रवार योगदान के बारे में। इन सबको आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे हम इस क्लास में। चेंज कर दीजिए सर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, इजी सा क्वेश्चन है, इंडस्ट्रीज रेफर टू विच सेक्टर। इंडस्ट्री जो है वो किस सेक्टर को हम बोलते हैं, यानी किस सेक्टर को हम बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर से रेफर करते हैं। क्वेश्चन का नंबर मैं यहां इसमें नहीं इंक्लूड कर पाया हूं, आप सिर्फ आंसर अपना बता दें। पलक त्यागी कह रहे हैं सर्विसेज का शेयर कितना है। सर्विसेज का शेयर आपने देखा कि 40% तो 1990 में था, और अभी ये बढ़ के 50% से भी ज्यादा चल रहा है। इजी क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि ऑलमोस्ट 100% इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, लेकिन सोनू कुमार जो है वो बी इसका बता रहे हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर वो कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्रीज जो है प्राइमरी सेक्टर है। मैं आपको बता दूं, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर होता है, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज, और टर्शरी सेक्टर होता है सर्विसेज। आंसर शो कर दीजिए सर। सो द करेक्ट आंसर इज सी। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर जो है सही था। ऋतिक, सावन, बिशन सिंह, ज्योति, प्रियंका, कुछ बच्चे सेकेंडरी वर्ड भी लिख रहे हैं इसमें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो वहां आप एक मिस्टेक करते हैं एमसीक्यूज में। वो ये होती है मिस्टेक आपकी कि जब आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है तो आप आंसर लिखते समय ऑप्शन नहीं लिखते हैं। आपको ऑप्शन जरूर लिखना है। आप ऑप्शन सी और फिर सेकेंडरी सेक्टर लिख दें तो वो सही होगा। खाली सेकेंडरी सेक्टर ना लिखें, आपको ऑप्शन सी मेंशन जरूर करना चाहिए, और उसके बाद आप सेकेंडरी सेक्टर वर्ड भी लिख दें तो वेल एंड गुड। अगर आपने सिर्फ ऑप्शन सी लिख दिया तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। आपने ऑप्शन सी लिखने के साथ साथ सेकेंडरी सेक्टर भी लिखा है तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन खाली अगर सेकेंडरी सेक्टर आपने लिखा है तो वहां आपको मार्क्स ना भी मिले, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि आपने एक करेक्ट चॉइस नहीं उसमें से आपने आइडेंटिफाई करी है। तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको चॉइस ए, बी, सी या डी में से एक मेंशन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट कीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी इज डैश देन इट्स शेयर इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। जीडीपी में शेयर एग्रीकल्चर का कितना है, वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कितना है। अब आप उसको कंपेयर करिए कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर ज्यादा है या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में ज्यादा है, यानी व्यवसायिक संरचना में ज्यादा है या फिर जीडीपी में ज्यादा है। तो आपको बताना है लार्जर या स्मॉलर बताना है। मेजोरिटी स्टूडेंट स्मॉलर कह रहे हैं, सिर्फ ये एक आधे स्टूडेंट ने लार्जर लिखा है, जो कि आंसर शो कीजिए सर। सॉरी, मेरा ख्याल है उसमें लार्जर शायद मिस हो गया है। तो स्मॉलर इज द करेक्ट आंसर। स्मॉलर इज द करेक्ट आंसर। एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में शेयर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से कम है। अगर आपने 1990 का अगर एग्जांपल देखें तो 35% शेयर है जीडीपी में एग्रीकल्चर का, और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में 67%। तो आप देख सकते हैं
कि लगभग आधा कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की कंपैरिजन में जीडीपी में। चेंज कीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेयर इन जीडीपी ऑफ विच सेक्टर हैज डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। विक्रम सर। यस सर। मैंने स्क्रीन चेंज कर लिया। एक्चुअल में मैंने क्वेश्चन के नंबर बाद में पुट अप कर दिए थे, जो मैंने आपके साथ पीपीटी शेयर किया उसके बाद में। तो आपने स्क्रीन चेक कर ली? हाँ, मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ सर मैं। ठीक है सर, यू कैन डू इट। तो वो प्रॉब्लम आ रही थी उसमें थोड़ी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके। Now I can see the screen, sir. So question number 5 है, the schedule B referred to. The schedule B refers to. आपको बताना है A, B, C या D। स्टूडेंट्स, मैंने स्क्रीन शेयरिंग जो थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि मैंने बाद में कुछ पीपीटी में चेंजेस किए थे, तो अब थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। तो फटाफट कर लेते हैं हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 5, शेड्यूल ए जो था वो कंप्लीटली गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व था। शेड्यूल सी जो था वो कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर के लिए था, और शेड्यूल बी जो था वो प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन था। तो आंसर सी इज करेक्ट आंसर। यू कैन सी द आंसर हियर। यस, मानसी, विभा, चंदन कुमारी, रंजीत, उमेश भट्ट, योर आंसर इज करेक्ट। खुशी यादव, राशि बाली, चंदन कुमारी, खुशी नेगी, राव, विश्वजीत, almost everybody is saying it correctly. कुछ एक स्लाइड्स मिस हो गई थी। ये स्लाइड है, इनकेस स्टूडेंट्स को ये लगे कि 1 करोड़ लिखा है आपकी एनसीईआरटी बुक में, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दिस इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ मेंशन किया हुआ है इसमें 25 लाख रुपया माइक्रो इंडस्ट्री के लिए, 25 लाख रुपया से 5 करोड़ आपको मेंशन किया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, और फिर मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए की लिमिट उसमें आपको शो की गई है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के कुछ एग्जांपल्स हैं, बिस्किट मेकिंग, ब्रेड मेकिंग, जैम मेकिंग, प्लास्टिक आइटम्स मेकिंग। ये सारे इंडस्ट्रीज जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एग्जांपल हो सकती हैं। 25 लाख से 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट इनमें होता है, और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो हैं ये बना करके मार्केट में सेल कर सकते हैं।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कार्रवाई कमेटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लाइसेंस पॉलिसी का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लाइसेंस पॉलिसी क्या स्थापित करना चाहती थी? रीजनल इक्वालिटी यानी कि क्षेत्रीय समानता, या कंट्रोल ऑन इंडस्ट्रियल आउटपुट। लाइसेंस में आपको बताऊं 2 चीजों के लिए दिया जाता था, नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए भी, और पुरानी इंडस्ट्री जो पहले से ही फंक्शनिंग है उस इंडस्ट्री का अगर एक्सपेंशन करना है, ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए भी। और मैंने आपको बताया कि अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट किसी अंडर डेवलप्ड एरिया में यानी पिछड़े इलाके में अगर इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहता था तो उसको इंसेंटिव दिया जाता था, लाइसेंस आसानी से मिलता था। तो आपको यहाँ बताना है कि लाइसेंस पॉलिसी जो थी उसके उद्देश्य क्या थे। तो स्टूडेंट जो है आंसर जो है मिक्स दे रहे हैं काफी, और यही मैं चाहता था कि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो। ओके, 6 का ए आंसर भी दे रहे हैं, 6 का बी आंसर भी दे रहे हैं कुछ बच्चे। रीजनल इक्वालिटी एक उद्देश्य था लाइसेंस पॉलिसी का, आई एग्री, लेकिन साथ ही कंट्रोल ऑन इंडस्ट्रियल आउटपुट भी था। इंडस्ट्रियल आउटपुट पे क्यों था कि गवर्नमेंट सिर्फ तभी लाइसेंस प्रोवाइड करती थी जब गवर्नमेंट को लगता था कि प्रोडक्शन इंक्रीज करने की जरूरत है या फिर कोई नया आउटपुट, नया गुड प्रोड्यूस करने की जरूरत है। तो बेसिकली ए और बी दोनों ही इसके आंसर हैं, खाली ए नहीं है। तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। सो द करेक्ट आंसर इज डी। 7th क्वेश्चन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज। बाकी इंडस्ट्रीज से अलग करने में क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम स्टैब्लिश, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये एसएसआई है। अभी मैंने एमएसएमई की वेबसाइट पे आपको शो भी किया कि क्या क्राइटेरिया होता है किसी इंडस्ट्री को माइक्रो इंडस्ट्री कहने के लिए, एसएसआई कहने के लिए। तो क्या प्लांट साइज के बेसिस पे, यानी कि प्लांट जो है वो कितने बड़े एरिया में लगा हुआ है, या साइज ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बड़े आकार के हैं या छोटे आकार के हैं, या वॉल्यूम ऑफ आउटपुट कि उत्पादन कितना हो रहा है, या फिर अंतिम विकल्प अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई कैन सी 7th का आंसर ऑलमोस्ट डी। एक ने सी कहा है, एक स्टूडेंट ने, अदरवाइज ऑलमोस्ट डी, एवरीबॉडी डी। प्रगति वर्मा, मनीष पॉल, सुमित पॉल, पूजा कुमारी, उज्जवल कुमार, ज्योति कश्यप, ईशा घनशला, Sanshruti, Udayaraj, almost everybody is giving this answer D. Yes, you are correct, students. 7th का आंसर D है। हो सकता है कुछ चीजें मिस कर दी हूं आज आपने, आज टेक्निकल इश्यूज बहुत रहे हैं आज की क्लास में, कई बार नेटवर्क के प्रॉब्लम्स रही हैं मेरे साथ में, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो लेकिन अब क्लास के एंड में मैं चाहता हूं कि कोई किसी तरह का कंफ्यूजन आपको ना रहे, डाउट्स ना रहे, कुछ भी है तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। ये हम कवर कर चुके हैं। स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कि व्हाट आर कैश क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मैंने आज की क्लास में कवर कर दिया था। स्टैग्नेशन है जब आउटपुट हमारा चेंज नहीं होता है काफी समय तक, जीडीपी हमारा इंक्रीज ना हो रहा हो, तो वो स्टैग्नेशन होता है। कैश क्रॉप्स होती हैं जिनको मार्केट में सेल आउट करने के लिए हम बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कॉटन है, जूट है, शुगर केन है। और फूड क्रॉप्स होती हैं जिनको हम कंजम्पशन के लिए बेसिकली हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे वीट है, राइस है, पल्सेस हैं, दालें। एक स्टूडेंट ने कहा कि मुझे नीति आयोग समझ नहीं आ रहा है, प्लीज दोबारा समझा दीजिए। बेटा नीति आयोग के बारे में आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। नीति आयोग की एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 को हुई। नीति आयोग के भी जो ऑफिशिएटिंग चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। थोड़ा सा बस चेंज आया है कि नीति आयोग में टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो भी मेंबर बनते हैं। प्लानिंग कमीशन में टेक्नोक्रेट्स को मेंबर नहीं बनाया जाता था, यानी फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट, फेमस इंजीनियर, फेमस इकोनॉमिस्ट, उनको भी नीति आयोग का मेंबर बनाया जाता है। तो नीति आयोग में और प्रधानमंत्री के अलावा उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, साथ में हर राज्य के मुख्यमंत्री भी उसके सदस्य होते हैं। मैं समझता हूं इतना अगर आपने जान लिया तो काफी है। इंक्लूसिव ग्रोथ समझ में नहीं आई स्टूडेंट को। इंक्लूसिव ग्रोथ ऐसी ग्रोथ होती है जिसमें
सारी पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन हो प्रोडक्शन में, ग्रोथ में, और जब ग्रोथ के बाद में इनकम अर्न हो कंट्री को, तो इनकम भी सारे लोगों के साथ में शेयर हो। ऐसा ना हो कि इनकम अर्न होने में या प्रोडक्शन में कुछ ही लोगों का मेजर रोल हो, कुछ ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उसका लाभ उठाएं। अगर वो समाज के हर वर्ग तक यानी अंतिम व्यक्ति तक अगर उसका लाभ पहुंच रहा है तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन? यस, व्हाई नॉट। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात चल रही है, आवश्यक है, क्योंकि फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारे कंट्री में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन अब वो काफी स्थिर हो गया है, तो उसको बढ़ाने के लिए सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बेहद जरूरत है। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या हैं? अगर आप अच्छे प्रोपोर्शन में, एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में यानी सही अनुपात में आप बीज का, उर्वरक का, सिंचाई का, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सोयल है उसकी टेस्टिंग कर लें, यानी जो मिट्टी है, मृदा जो है उसकी उसको चेक कर लें उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स कम है, कौन से ज्यादा हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली आप फसल का चुनाव करें, उन्हीं के अकॉर्डिंगली आप खाद का चुनाव यानी उर्वरक का चुनाव करें, तो वो साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट हो जाता है। इज गवर्नमेंट एबल टू अचीव द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान? गवर्नमेंट कभी भी सारे गोल्स अचीव नहीं कर पाती है, कभी कभी लेकिन ये भी संभव होता है कि जो गवर्नमेंट ने गोल सेट किया है उससे ज्यादा हो जाता है। 12 5 ईयर प्लान हुए हैं अभी तक हमारे देश में। हर 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट एक टारगेट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सेट करती थी कि इस 5 ईयर प्लान में एवरेज ग्रोथ रेट कितना अचीव करना है हमारे देश को। तो अगर आप देखें कई ऐसे 5 ईयर प्लान होंगे जिनमें ग्रोथ रेट हमने टारगेट से ज्यादा भी अचीव करा होगा, और कई ऐसे 5 ईयर प्लान रहे होंगे जिनमें हमने ग्रोथ रेट 5 ईयर प्लान के टारगेट से कम भी अचीव करा होगा। तो वो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में कि डीमेरिट्स क्या है 5 ईयर प्लान के, और इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, वो लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। डीमेरिट है 5 ईयर प्लान के कि 5 ईयर प्लान की वजह से हम क्या करते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, प्लानिंग जो करते हैं उसमें हम टारगेट सेट कर लेते हैं, वो जो टारगेट सेट करते हैं उसमें मेजर रोल हम क्या करते थे, पब्लिक सेक्टर को देते थे, गवर्नमेंट सेक्टर को, और हर चीज प्लान्ड वे में होती थी। मेजर रोल पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज करती थी, सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनीज हैं वो करती थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो यानी सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयां थी, कंपनियां थी, वो करती थी। उनमें एफिशिएंसी की बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनको पता था सैलरी मिल ही जानी है, उनको पता था कि प्रोडक्शन अगर ज्यादा कर भी दिया तो कोई इंसेंटिव नहीं है, अतिरिक्त लाभ नहीं है, उनको पता था कि प्रोडक्शन सिर्फ उन्हीं को करना है, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। तो वे क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए, एफिशिएंसी यानी गुणवत्ता, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उतना ज्यादा काम नहीं करते थे। इसी के कारण से बहुत सारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बाद में बंद भी हो गई। तो ये एक डिमेरिट था 5 ईयर प्लान का। क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। एक क्वेश्चन ये लास्ट है आज की क्लास का, और फिर ये क्लास फिनिश है हमारी। क्वेश्चन है, इसको एक बार आप मैच कर लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा आपको। आपको आज की क्लास में जो भी थोड़ा कंफ्यूजन रहा हो सकता है कहीं कंफ्यूजन आपको रह गया हो, नेटवर्क इश्यूज रहे हैं, तो वो आप अपने क्वेश्चंस पुट अप कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली एड्रेस करूंगा मैं आपके जो रेलेवेंट क्वेश्चंस जो होंगे, जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, डेफिनेटली मैं उनको वशी अहमद कह रहे हैं सर सार्वजनिक सेक्टर्स क्या है? सार्वजनिक सेक्टर जो है यानी गवर्नमेंट की जो कंपनीज है, गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्री है, जिनको गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, गवर्नमेंट उनको फंड करती है। अब आंसर आया है स्टूडेंट्स का 10th का सी आंसर ऑलमोस्ट स्टूडेंट अब दे रहे हैं, जो विच इज अ करेक्ट आंसर बेसिकली। तो वेरी गुड, गुड रिप्लाई बाय ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, which is a bit encouraging। तो थोड़ा प्रॉब्लम्स रही आज की क्लास में, लास्ट में क्वेश्चन का अच्छा आंसर आता है तो डेफिनेटली वो एक एनकरेजमेंट होता है। कुछ एक क्वेश्चंस और मैंने यहाँ पे रखे थे, उनको मैं इस क्लास में नहीं मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज द एंड ऑफ द क्लास। और ये आपका एक बार फिर मैं वेब एड्रेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डेफिनेटली इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, कोई इश्यूज हैं।
डेफिनेटली इस पे कांटेक्ट कीजिए, आप अपने इंफॉर्मेशन इस पे लीव कीजिए। दीपक कुमार, निखत, संजीत रे, शाहिद, गुंजन, निधि रावत, राजेंद्र, almost everybody is giving good answer now. So students, again some common guidelines for you and your timetable, जो कि मुझे लगता है कि अब तक आपको शायद याद हो गया होगा ये टाइम टेबल तो। And my final answer for you, final message for you, the best time to start is always now. तो अगर किसी ने पढ़ाई नहीं शुरू की है तो उसका सही समय, बिल्कुल शुभ मुहूर्त बिल्कुल अभी है। जो स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि किताब का नाम क्या है, ये पूछते हैं टॉपिक क्या है, उनको मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा जाग जाएं, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 महीने आपके इंपॉर्टेंट 12th ईयर के, इसके 12th क्लास के जा चुके हैं। सो बी अलर्ट नाउ, सीरियसली लें अपनी पढ़ाई को। थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, बाय। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल माई को-पैनलिस्ट। आज की क्लास में बहुत डिस्टर्बेंसेस रहे, आई एम सॉरी फॉर दैट। कोशिश तो यही थी कि अच्छा नेटवर्क रहे और अच्छा कम्युनिकेशन के साथ ये क्लास कंप्लीट हो। सो ऑल माय पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच, रीमा मैम, विक्रम सर, अजय सर, एंड all panelists from the Career Launcher team. Thank you so much.